हेलो दोस्तों, यहाँ पे जेबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक नंबर 1 है, वो पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे एक मेगा ऑफर है जो कि स्टार्ट होता है कोर्स जेबी का 600 रुपये से, आप ये भी ले सकते हैं। पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, कौन सा चीज़ जो मैच नहीं करता है। ए ऑप्शन है आपको corresponding new bank established under Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970 स्टेट बैंक। फिर है बी ऑप्शन है द प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक इन ए डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। सी ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू फाइनेंस इट्स मेंबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। डी ऑप्शन है बैंक विच प्रमोट्स एनआरबी स्पॉन्सर बैंक है। आपको ये बताना इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, और सही ऑप्शन कौन सा मैच नहीं कर रहा वो बताना। बाकी सारे 4 में से 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा जो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट में वो हो गया सेंट्रल, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, सही है। फिर हो जाएगा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उसका कि वो फाइनेंस करे अपने मेंबर्स को, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि बैंक जो कि प्रमोट करता है आरआरबी को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर बैंक बोलेंगे, ये भी सही है। पर ये जो बोल रहा है ना, एक करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक जो स्टैब्लिश हुआ है बैंकिंग कंपनीज में एक्विजिशन और ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970 का, जिसको हम स्टेट बैंक बोल रहे हैं, ये प्योरली गलत है। क्या ये प्योरली रॉन्ग है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसलिए यहाँ पे ये प्योरली रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा कौन सा मैच नहीं कर रहा, ए मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर प्रोविजन ऑफ सरफासी एक्ट द सिक्योरिटी रिसिप्ट एविडेंस, जो बोलता है जो प्रोविजन डाला हुआ सरफासी एक्ट में जो सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या प्रमाण देता है। ए ऑप्शन है अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, बोलता है एक अनडिवाइडेड राइट होता है, इंटरेस्ट होता है परचेजर का सिक्योरिटी में। बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, बोलते हैं इंडिपेंडेंट राइट है या इंटरेस्ट है परचेजर का सिक्योरिटी में। सी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट होता है या इंटरेस्ट होता है परचेजर का सिक्योरिटी में। डी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव राइट और इंटरेस्ट ऑफ द सेलर इन द सिक्योरिटी, बोलते हैं एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट है, इंटरेस्ट है सेलर का सिक्योरिटी में। क्या होगा इसका सही ऑप्शन बताइए। जो यहाँ सही ऑप्शन दिख रहा है वो हो जाएगा ए। तो प्रोविजंस जो होता है सरफासी एक्ट में जो बनाते हैं, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट होता है, क्या होता है, प्रमाण होता है, जो कि एविडेंस होता है क्या, जिसका अनडिवाइडेड राइट्स का और इंटरेस्ट का, जो भी परचेजर उसको परचेज करता है सिक्योरिटी को। क्वेश्चन नंबर 3, ए बैंक हैज मेड पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ ए चेक, बैंक हैज मेड द पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ ए चेक इशूड एज अक्रॉस द चेक and the holder claims damages from the bank under such circumstances bank is liable। अब देखिए क्या गड़बड़ हो गया, ये बोलता है कि बैंक ने यहाँ पेमेंट कर दिया है, वो भी क्रॉस्ड चेक को काउंटर से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, कैश काउंटर से पेमेंट कर दिया उसको। अब जो होल्डर है जिसके पास ये चेक था, वो क्लेम करता है डैमेजेस को बैंक से, इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में बैंक लायबल होगा क्या, ए ऑप्शन है। टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक लायबल होगा, बी ऑप्शन टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक दैट इज होल्डर हो जाएगा। सी है टू द ड्रॉवर एंड ऑल्सो द पे। डी है नन ऑल द अबव। बड़ा ये सोच के बताइए क्या होगा इस केस में जी। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आप यहाँ पे लाइबल हैं ट्रू ऑनर को, जो चेक का होगा, यानी होल्डर के लिए लाइबल है और आपको डैमेज भरना पड़ेगा। बैंक क्या लायबल है और सारे डैमेज भरना पड़ेगा बैंक को, जो भी ट्रू ओनर होगा चेक का, दैट इज होल्डर। क्वेश्चन नंबर 4, कि देखिए सीधी सी बात है, क्रॉस चेक को कभी भी काउंटर से पे नहीं कर सकते इसके लिए, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ऐसा बताया हुआ है। अगर आप करते हैं तो आप इसके खामियाजा भोगने के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ 2 चेक्स ऑन विच लेटर इट इज फाउंड दैट द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर इज आर फोर्स्ड। द फर्स्ट अकाउंट is that of a company and the second account is a joint account in which signatures of one of the account holders are real। तो बोलते हैं जब बैंक जो पेमेंट करती है 2 चेकों को, तो वहाँ पता चला कि जो है सिग्नेचर जो है ड्रॉवर का वो जाली है, फोर्स्ड है। जो पहला अकाउंट था कंपनी का, एक तो जो था कि पहला अकाउंट था कंपनी का, जो पहला चेक था वो कंपनी का था, और जो दूसरा चेक था वो ज्वाइंट अकाउंट था, जिसमें से एक चेक जो था, एक साइन जो था रियल था। ठीक है, मतलब एक अकाउंट होल्डर का जो ज्वाइंट करता है, 2 होते हैं ना अकाउंट, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं अकाउंट होल्डर, तो उसमें से एक साइन करने वाला लोग रियल था। अब देखिए क्या है, ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड फॉर द हाफ अमाउंट इन द सेकंड चेक। सेकंड केस मतलब बैंक को लायबल होगा कि पूरा अमाउंट पे करना होगा फर्स्ट चेक और हाफ अमाउंट
सेकंड केस में या सेकंड चेक में, ठीक है। बी ऑप्शन, बैंक इज लायबल फॉर बोथ द चेक्स, बैंक यहाँ पे लायबल होगा दोनों चेकों के लिए। सी ऑप्शन, बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड नॉट लायबल फॉर द सेकंड चेक, बैंक यहाँ पे लायबल होगा केवल फर्स्ट चेक के लिए, ना कि लायबल होगा सेकंड चेक के लिए। डी ऑप्शन, बैंक इज नॉट लायबल फॉर एनी चेक इफ पेमेंट इज इन ड्यू कोर्स, बोलता है पेमेंट अगर ड्यू कोर्स है तो बैंक किसी चीज के लिए कोई लायबल नहीं होगा ड्यू कोर्स में, अच्छा चेक के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज आ रही है, जाली है, फोर्स्ड है, कंपनी का चेक हो या आप ज्वाइंट अकाउंट का ही चेक हो, अगर दो सिग्नेचर चाहिए वहाँ पे, एक सिग्नेचर सही और एक सिग्नेचर जाली हो तो आप पेमेंट नहीं करेंगे, करते हैं तो पूरा पर पैसा आपको भरना पड़ेगा, पूरा लाइबल होंगे दोनों चेकों के लिए, इसलिए बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर फेमा द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स, जो फेमा के तहत जो टर्म है ऑथराइज्ड पर्सन, उसका क्या मतलब होता है। ए ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, ऑल बैंक्स। बी ऑप्शन है ऑथराइज्ड मनी डीलर्स एंड ऑल बैंक्स। सी ऑप्शन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। तो देखिए ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, वो होता है जो कि फेमा में क्या बोला, ऑथराइज्ड पर्सन कौन है, जो कि फॉरेन करेंसी को बदल सके या फॉरेन करेंसी के बदले आपको इंडियन रुपीज दे सके या इंडियन करेंसी के बदले फॉरेन करेंसी दे सके। तो कौन होगा फेमा में, ये बताइए। जो फेमा का होगा वो होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। फेमा में कौन हो जाएगा, ऑथराइज्ड डीलर्स और मनी चेंजर्स, इसी को हम लोग ऑथराइज्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बैंक कैन इशू नोटिस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफासी एक्ट वेन, बोलते हैं बैंक यहाँ पे इशू कर सकता है नोटिस जो होता है इन्फोर्समेंट करने के लिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सरफासी एक्ट में, कब। ए ऑप्शन है देयर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स एंड सिक्योरिटी इज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, बोलते हैं अगर डिफॉल्ट कर रहा हो बोरोवर और सिक्योरिटी बैंक की पोजीशन में हो। बी ऑप्शन है अकाउंट इज एनपीए एंड सिक्योरिटी इज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, बोलते हैं अकाउंट अगर एनपीए सिक्योरिटी बैंक की पोजीशन में। सी ऑप्शन है अकाउंट इज सूट फाइल्ड एंड सिक्योरिटी इज इन पोजीशन ऑफ बैंक, बोलते हैं अकाउंट अगर सूट फाइल्ड किया सिक्योरिटी बैंक की पोजीशन में। डी ऑप्शन है अकाउंट इज सूट फाइल्ड एंड सिक्योरिटी इज इन पोजीशन ऑफ द बोरोवर, बोलते हैं अकाउंट जो सूट फाइल्ड किया सिक्योरिटी जो है बोरोवर की पोजीशन में है। तो क्या होगा सही ऑप्शन, देखते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी अगर कोई भी अकाउंट एनपीए है, सीधा बात है, कोई भी अकाउंट एनपीए है और सिक्योरिटी जो है बैंक की पोजीशन में तो उसको बेच सकती है, ठीक है, यानी इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स अपॉइंटेड वाई एज हिज एजेंट टू ऑपरेट हिज अकाउंट एंड राउट बिजनेस ट्रांजेक्शंस थ्रू वाई's पर्सनल अकाउंट ऑल्सो। वाई misappropriated the proceeds of a check in the name of X but deposited by Y in his personal of a check in the name of X but deposited by Y in his personal account. X sends notice to the bank for negligence and conversion. तो क्या X ने यहाँ पे अपॉइंट किया था, ठीक है, X ने अपॉइंट किया था Y को अपना एजेंट के लिए ताकि उसके अकाउंट को ऑपरेट कर सके और बिजनेस ट्रांजेक्शंस को राउट कर सके Y के पर्सनल अकाउंट से भी, ठीक है। वाई ने यहाँ पे क्या किया कि मिस एप्रोप्रिएट किया, यानी गड़बड़ किया है चेक को, और जो नाम था एक्स का, और उसने डिपॉजिट कर लिया अपने खुद नाम पे, यानी अपना खुद अकाउंट में, ठीक है, और अपना खुद अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे एक्स ने आप इस चीज़ की नोटिस भेजा बैंक को कि आपने नेग्लिजेंस दिखाया और कन्वर्जन किया। ये ऑप्शन है कि बैंक इज लायबल फॉर द कन्वर्जन एंड वाई, बैंक इज लायबल फॉर कन्वर्जन एज वाई हैज डन समथिंग दैट बैंक शुड नॉट हैव अपरेंटली, बैंक लायबल होगा कन्वर्जन के लिए क्योंकि वाई कुछ ऐसा किया जो बैंक उसके लिए लायबल होगा, ठीक है, जो बैंक को उसके लिए नहीं करना चाहिए था। बी ऑप्शन है कि बैंक इज लायबल सिंस इट इज ए केस ऑफ कन्वर्जन, बैंक यहाँ पे लायबल होगा क्योंकि यहाँ पे केस है कन्वर्जन का। सी ए बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज एक्स हैज गिवन ए स्पेसिफिक अथॉरिटी टू वाई टू यूज हिज पर्सनल अकाउंट ऑल्सो, बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि एक्स ने कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी दिया वाई को कि यूज कर सकता अपना पर्सनल अकाउंट भी। डी हो जाएगा बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज फॉर एजेंट एक्शन प्रिंसिपल इज लायबल, बोलते बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा किसी भी तरह का एजेंट के एक्शन के लिए, प्रिंसिपल यहाँ पे लायबल होगा। अब आप बताइए क्या सही ऑप्शन है। इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बैंक जो है यहाँ बोल सकते हैं कि लायबल नहीं होगा क्योंकि एक्स ने कुछ एक स्पेसिफिक अथॉरिटी दिया हुआ है वाई को ताकि वो यूज कर सके उसका पर्सनल अकाउंट भी, ठीक है, और वो अपना भी पर्सनल अकाउंट यूज कर सकता है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू डेफर्ड पेमेंट गारंटी, बोलते इसमें से कौन सी बात सही नहीं है डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संबंध में। ये ऑप्शन है गारंटी इज इशूड नॉर्मली फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर, बोलते गारंटी जो होता है इशू होता है परचेजर के साइड से जहाँ पे कैपिटल एसेट्स के ऊपर एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट
के रूप में सप्लायर से। बी ऑप्शन है गारंटी इज इशूड इन ल्यू ऑफ टर्म लोन एंड अप्रेजल इज आल्सो डन लाइक ए टर्म लोन। बोलते गारंटी जो होता है वो टर्म लोन के ल्यू में इशू किया जाता है, और आप बोल सकते हैं कि अप्रेजल जो है बिल्कुल टर्म लोन की तरह किया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड सच गारंटी इज ऑफ आउटलेज ऑफ फंड। बोलते जो डिफरेंस होता है या जो अंतर होता है जो टर्म लोन और इस तरह की गारंटी में, वो क्या है, आउटले ऑफ फंड्स के ऊपर, फंड्स को किस तरीके से किया जाता है। डी ऑप्शन है बैंक रिकॉर्ड्स सच गारंटी इन द बैलेंस शीट्स अंडर द TL दैट इज टर्म लोन इन शेड्यूल 9 ऑफ द बैंक बैलेंस शीट। बोलते हैं जो बैंक की बैलेंस शीट में की जो शेड्यूल 9 होता है वहाँ पे बैंक रिकॉर्ड करता है इस तरह की गारंटी को बैलेंस शीट को टर्म लोन के दायरे में। तो सवाल क्या था कि पेमेंट गारंटी की बात हो रही थी, ठीक है, यानी डेफर्ड पेमेंट गारंटी DPG, डेफर्ड पेमेंट गारंटी की बात हो रही थी, उसके संबंध में कौन सी बात सही नहीं है वो बताना था आपको। तो इस केस का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो बैंक यहाँ पे रिकॉर्ड करता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को, बैंक रिकॉर्ड करता है इस तरह की गारंटी को बैलेंस शीट में अंडर टर्म लोन शेड्यूल 9 ऑफ बैंक बैलेंस शीट में, ये जो बात बोल रहा है ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी ये बातें सही है। गारंटी जो होता है इशू किया जाता है जहाँ पे परचेज करता है कैपिटल एसेट्स को एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर सप्लायर से, फिर गारंटी को इशू किया जाता है इन ल्यू ऑफ टर्म लोन और अप्रेजल किया जाता है लाइक टर्म लोन। फिर सी है कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन टर्म लोन और इस गारंटी का, तो वो क्या है, आउटले ऑफ फंड्स के लिए होता है। तो ये सब बातें भी सही है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बैंक X gives a guarantee on behalf of one of its customers against some payment to be deposited by the customer in a pending court. Such guarantee can be classified as। बोलते बैंक यहाँ पे कुछ गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ जो कस्टमर होते हैं अगेंस्ट कुछ पेमेंट जो होगा डिपॉजिट किया गया वो कस्टमर को जो पेंडिंग होगा कोर्ट केस में। इस तरह की गारंटी को हम क्लासिफाई करते हैं किस तरीके से। ए ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन है परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी गारंटी, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए और डी, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए, सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली डी, डी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। क्या होना चाहिए, बैंक क्या बोला गारंटी दे रहा है, बैंक एक्स को गारंटी दे रहा है क्या चीज़ के, वन ऑफ इट्स कस्टमर के अगेंस्ट में अगर कुछ पेमेंट किया जाता है जो कि डिपॉजिट किया जाएगा कस्टमर के द्वारा पेंडिंग कोर्ट केस के लिए, इस तरह गारंटी को हम क्या बोलेंगे, देखिए इस तरह की गारंटी को हम लोग बोलेंगे डेफर्ड पेमेंट गारंटी बोलेंगे, DPG बोलेंगे, सॉरी DPG नहीं बोलेंगे, दिस इज स्टैच्यूटरी गारंटी बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, स्टैच्यूटरी गारंटी बोलेंगे, DPG नहीं है, ठीक है। DPG ये लोग होते हैं, स्टैच्यूटरी गारंटी है, कोर्ट का आदेश है तो उसको स्टैच्यूटरी गारंटी में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एज पर FEMA 1999 द टर्म फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते जो एज पर जो FEMA 1999 है जो टर्म जो है फॉरेन एक्सचेंज क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है। ए ऑप्शन है अमाउंट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, बी ऑप्शन है डिड इट ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेएबल इन फॉरेन करेंसी, सी ऑप्शन है डिड इट ड्रॉन अब्रॉड बट पेएबल इन इंडियन करेंसी, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस केस में शब्द क्या था, FEMA 1999 में आपको यहाँ पे ये देखना था कि क्या चीज इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, यानी सारी चीजें इंक्लूड है। तो अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी इंक्लूड किया है, डिड इट ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी ये भी इंक्लूडेड है, फिर डिड इट ड्रॉन अब्रॉड बट पेबल इन इंडियन करेंसी ये भी इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कोर्सेज दिख रहा है, PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन इक्वल टू कोर्स है, जो भी आप वीडियो सुन रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन था। फेस टू फेस वीडियो कोर्स वो होता है जहाँ पे मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। ये कोर्स सबसे बढ़िया है, बेस्ट है और इसलिए ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप निकालना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आँख मूंद के यही कोर्स करिए। आपको किताब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेते हैं, मोर देन एनफ। कंपेयर करें दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 क्वेश्चन में, यहाँ बढ़ के 13500 क्वेश्चन में, यहाँ 30 मॉक टेस्ट भी है, यहाँ रिवीजन नोट सर, यहाँ भी रिवीजन नोट है। वैलिडिटी की बात करें दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स का करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग करेंगे दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946,
वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymental.com, email ID जो sid6na123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।